नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं आज पेज नंबर 31 एनसीईआरटी पेज नंबर 31 चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक, जो चल रहा है पेज नंबर 31 पे एक हेडिंग है डायमेंशंस 2.8 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अभी क्या चीज होती है, डायमेंशन क्या होती है। ठीक, तो देखिए यहां पर एक हेडिंग दे रखी है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसी के बारे में एक जगह लिखा हुआ है यहां पर, वो आपको याद नहीं करना है लेकिन आपको समझ लेना है कि डायमेंशंस क्या होती है और एनसीईआरटी की भाषा में समझना ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो लिखा हुआ है कि द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर राइज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। मतलब क्या होगा इसका, अभी थोड़ी देर में समझते हैं। ठीक, इस लाइन का मतलब अभी समझेंगे, यह हमारा सवाल के तरीके रह गया कि क्या है। ठीक है, चलिए तो आप ये जानते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। 7 होती है बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो यानी हम पहले अब ये मानकर चले कि उन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं या जो बेस क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस क्या होगी, पहले हम उनको एक जगह रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, तो हेडिंग हम सब हेडिंग के तरीके हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, डायमेंशंस ऑफ 7 बेस क्वांटिटीज, ये हेडिंग हो जाएगी, सब हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, यानी डायमेंशंस ऑफ 7 फंडामेंटल ठीक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, ये शॉर्ट में हमने कर दिया, इसको आप समझ जाइएगा। ठीक, ये हो गया। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 7 वो जो बेस क्वांटिटीज थी जिसको हम लोग पहले चैप्टर में मतलब जब पहले लेक्चर में पढ़े थे, यूनिट एंड मेजरमेंट का जो पहला लेक्चर था उसी में हमने शुरू किया था यूनिट्स किसे कहते हैं। तो आपने कहा कि जो 7 बेस क्वांटिटी होती हैं उनकी कुछ यूनिट्स होती हैं और उसके बाद बाकी सब उसी से डिराइव कर ली जाती हैं। ठीक इसी तरीके से उनके कुछ डायमेंशंस होते हैं जिससे बाकी सारे डायमेंशनल फार्मूले डिराइव किए जाते हैं। ठीक, बाकी जो डायमेंशन डिराइव फिजिकल फार्मूला होता है उसकी डायमेंशंस हम उसी से डिराइव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो 7 बेस क्वांटिटी थी वो कौन सी था, एक था मास जिसकी यूनिट क्या होती थी, किलोग्राम, यूनिट किलोग्राम होती थी। ठीक, इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, m। डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और m जो कि मास है इसलिए m। ठीक, इसी तरीके से हो जाएगा लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर में होती थी और इसकी जो डायमेंशंस लिखेंगे वो क्या लिख देंगे हम अब की बार यहां पर l। ठीक है ना। ठीक, इसी तरह से टाइम के लिए यूज करते थे सेकंड, यूनिट इसकी सेकंड होती थी। ठीक, और यहां पर टाइम के लिए t। ठीक, इसी तरह से अगली फिजिकल क्वांटिटी ये 3 हो गई। अब चौथी फिजिकल क्वांटिटी क्या आती है, करंट। चौथी फिजिकल क्वांटिटी करंट जिसकी यूनिट होती है एम्पियर और इसकी डायमेंशन भी खास बात यह है कि एम्पियर। ठीक, इसी तरह से एक फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर, ये सब याद रहना चाहिए ना। टेम्परेचर जिसको हम केल्विन के से मेजर करते थे, SI यूनिट केल्विन, उसका इसका जो बन जाता है टेम्परेचर का डायमेंशन जो हो जाती है वो K हो जाती है। ठीक, इसी तरीके से अब हम बात करेंगे ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, ल्यूमिनस ऑफ ठीक इंटेंसिटी, इसके लिए क्या यूज करेंगे, अच्छा टेम्परेचर के लिए हाँ याद रखिएगा थीटा यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए थीटा। ठीक ना, टेम्परेचर के लिए थीटा यूज करते हैं। हाँ, इसके लिए क्या यूज करते थे, CD, कैंडेला जिसको कहते थे यूनिट, और इसकी यूनिट भी हो जाएगी, डायमेंशन भी हो जाएगी CD। ठीक, इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर हम बात करें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक, तो मोल लिखते थे, इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, यहां पे मोल हो जाएगी। ये इतनी डायमेंशंस होती हैं, 7 बेस क्वांटिटी जो होती थी उनकी डायमेंशंस हो जाएगी। बड़े आराम से देख लीजिए इसको एक बार फिर से कि 7 जो होती है वो कौन कौन सी होती है, यानी मास का
किलोग्राम, इनकी यूनिट्स तो आपको याद होगी सभी का, जैसे मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, ये सेकंड में, करंट एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में, ऐसा यूनिट है ये सब। ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी कैंडेला में, और उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। इसकी डायमेंशन हम बात करेंगे तो मास का m हो जाएगा, लेंथ का l, टाइम का t, करंट का a, टेम्परेचर थीटा से, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी cd यानी कैंडेला जिसको हम बोलते थे उसका cd ले लेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल ले लेंगे। ठीक, अब इतनी बातें ये हो गई कि बेस क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये बेस क्वांटिटी है और ये इनकी डायमेंशंस है। तो ये जो चीज हम लिख रहे हैं यहां पर, ये क्या है, ये डायमेंशन है। ठीक, ये सब क्या है, ये सब हम कह सकते हैं, कह नहीं सकते बल्कि ये कहेंगे कि ये क्या है, डायमेंशंस है। ये डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये सारी। तो अब वो जिन्होंने क्या किया, जो डेफिनेशन दे रखी है जरा उसको भी एक बार गौर करते हैं। कह रहे हैं कि द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटीज आर राइज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। यानी डायमेंशंस क्या है, बता रहे हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की वो पावर है जो ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना, बात समझिएगा, जो ये रिप्रेजेंट करती है, जो हमें बताती है कि उसकी जो पावर है वो कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स नहीं है, जिससे एक फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करी जाती है। फॉर एग्जांपल, आपको नहीं समझ में आया होगा क्योंकि उनकी भाषा ही ऐसी होती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ये कह सकते हैं, ये मार्कर बड़ा पतला चल रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे कहा गया कि एक फिजिकल क्वांटिटी हम ले रहे हैं स्पीड, बड़ी सिंपल सी बात है स्पीड। ठीक, तो स्पीड इज इक्वल टू आप क्या मेजर करते हैं, यानी स्पीड आप क्या पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चूंकि ये स्पीड क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, भले ही डेराइव्ड लेकिन फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब इसकी डायमेंशन अगर आपको बनानी है तो इसका मतलब यानी डिस्टेंस की डायमेंशन, और डिस्टेंस का मतलब क्या, एक लेंथ ही तो है, यानी डिस्टेंस मतलब लेंथ। सिंपल सी बात, आप डिस्टेंस में क्या मेजर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की लंबाई मेजर कर लेते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की लंबाई, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की लंबाई, वो लेंथ ही तो है, इसलिए लेंथ में मेजर करी जाएगी, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, लेंथ, और टाइम की डायमेंशन t। चलिए ये क्या हो गई, यानी इसकी डायमेंशन हो गई l और यहाँ पे t-1। अब जरा वो फॉर्मूला पढ़िए फिर से। उन्होंने कहा कि द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर पावर। डायमेंशंस क्या होती है, वो पावर होती है टू विच, जिससे बेस क्वांटिटी आर राइज्ड, यानी बेस क्वांटिटी कितना घटेगी बढ़ेगी, यानी कितनी है, ठीक है ना, कितनी बढ़ती है कितनी घटती है, इस तरह से मतलब आप निकाल सकते हैं उसका। ठीक, टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, यानी ये जो पावर है l की पावर 1, l टू द पावर 1 है और ये -1 है, यानी ये पावर है, ये जो एक्सपोनेंट है या पावर है, यानी l की पावर क्या हो गई 1 एंड टाइम की पावर क्या हो गई -1। ये इसी से आप एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे स्पीड के लिए तो आप कह सकते हैं स्पीड का अगर डायमेंशन ये है, ये स्पीड की डायमेंशन हो गई, तो हम यहां ये कह सकते हैं कि स्पीड की डायमेंशन अगर ये है तो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी ये, यानी लेंथ को यानी डिस्टेंस में कर लेंगे अपॉन ये टाइम। ठीक, इस तरीके से। तो ये तो सवाल था सिर्फ थियरी का कि मतलब ये इसकी डेफिनेशंस क्या है, इनको कैसे समझेंगे। अब जो इस पे जो सवाल आते हैं वो दूसरे आते हैं नीट एग्जाम में। तो पहले इतनी बातें नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। इतनी बातें नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। यानी हमने ये सीखा कि डायमेंशंस जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनकी जो डायमेंशंस होती है हमें पता चल गई। अब इससे हम क्या करेंगे, जितने भी फार्मूले डिराइव हुए हैं उन सब की हम डायमेंशंस लिख सकते हैं। कैसे, अब एक तरफ से लिखना शुरू करें कुछ एग्जांपल के तौर पर, उसके बाद कुछ और चीजें हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर 1, अगर आपसे कहा जाए एरिया की डायमेंशन लिखिए, एरिया चूंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशंस क्या होगी, तो आप इसको कैसे मेजर करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ इंटू विड्थ में भी आप क्या मेजर करते हैं, भाई लंबाई ही तो मेजर करते हैं। एक बार इसकी लंबाई, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां बना दें, अगर यहाँ पे एक सीट बना दे रेक्टेंगुलर, तो आप इसकी लेंथ मेजर करते हैं, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ। भले ही नाम अलग अलग दे दें, भले ही आप नाम अलग दे कि इसको विड्थ कहा जाए, इसको लेंथ कहा जाए, वो अलग बात है, लेकिन आप क्या मेजर कर रहे हैं, आप लेंथ ही तो मेजर कर रहे हैं। यानी ये वाली लेंथ कितनी है और ये वाली लेंथ कितनी है, यानी इसका मतलब ये वाली लेंथ यानी L हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से ये हो जाएगी आपकी L। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, यहां पे हम लिख दें
बिल्कुल नंबर 1 यहां पे क्या लिख दे, l के पावर 2, ये तो लिखेंगे l स्क्वायर दैट मींस l के पावर 2। और यही तो वो बता रहे हैं डिफिनीशन में कि यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस है ये बताती है कि जिसमें कि ये जो क्वांटिटी है, जो भी देखिए डायमेंशन लिखे हैं, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, बार बार इसको पढ़िए, आर द पावर, वो पावर है, बात को समझिए, पावर है टू विच, जिससे जो बेस क्वांटिटी है, ये बेस क्वांटिटी इसमें क्या है, लेंथ, बेस क्वांटिटी क्या है, ये लेंथ, बात को समझिए, ये है बेस क्वांटिटी। ठीक, ऐसे ही लिख दे, काम हो जाएगा। चूंकि ये बेस क्वांटिटी है, ये कितनी टाइम्स है इसमें, यानी कितनी टाइम्स का नहीं, यानी इसकी पावर कितनी बार है, यानी मतलब L इंटू एल है या L अपॉन एल है, इस तरीके की बातें ये बेस क्वांटिटी से पता चल जाएगी अगर हम डायमेंशंस पढ़े रहेंगे तो इसी को बता रहे हैं कि द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर, क्या है वो, पावर है, डायमेंशंस क्या है, पावर है, टू विच, जिससे ये पता चल जाता है कि बेस क्वांटिटी, बाद में शब्द पे ध्यान रखिए, जिससे बेस क्वांटिटी, अब बेस क्वांटिटी होती है कितनी, 7, यानी हर फार्मूले में डायमेंशंस फार्मूला, यानी जितने भी फिजिकल फार्मूले आएंगे, जितने भी आपको डेराइव्ड फिजिकल फार्मूले आएंगे, उनमें, उन सब में बेस क्वांटिटी जरूर होगी। और बेस क्वांटिटी कितनी टाइम्स है, टाइम्स नहीं कहेंगे क्योंकि टाइम्स तो 2 टाइम्स अगर कहेंगे तो 2 इंटू एल कह देते हैं या 2 इंटू टी कह देते हैं, यानी उसकी एक्सपोनेंट या पावर, यानी कितनी पावर में है वो, यानी कितनी बार में है वो, ठीक है, जैसे एल इंटू एल है, इस तरीके से है ना, एल क्यूब है वो, ये L4 है, इस तरीके से, यानी बेस क्वांटिटी कितनी टाइम्स है, बार बार हम टाइम्स बोल दे रहे हैं जो कि गलत है, यानी उसी को बोलें कि बेस क्वांटिटी की कितनी पावर है, ये हमें पता चल जाता है डायमेंशन फार्मूले से। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एरिया जब ही हमने निकालना शुरू किया तो हमें पता चला कि इसकी बेस क्वांटिटी लेंथ है, इसकी भी बेस क्वांटिटी लेंथ है, यानी एरिया में, एरिया जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कि बेस क्वांटिटी लेंथ का स्क्वायर है, एरिया क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। बात को समझिए, एक बार में अगर ये समझ गए तो आपको डायमेंशन से कोई भी सवाल आए सॉल्व हो जाएगा। कैसे, यानी हम कह सकते हैं कि एरिया के फिजिकल फार्मूले में, जो एरिया जो कि एक फिजिकल फार्मूला है, उसमें हम यहां लिखेंगे, यानी इन एरिया, यहां हम लिख सकते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुतों को नहीं आता, वो सिर्फ रटे पड़े हैं कि क्या है ये, है ना। तो आप ये समझिए पहले, एरिया, ठीक, बार बार लिख दिया कोई बात नहीं, एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, चलिए इतने से काम हो जाएगा, इतने से हो जाएगा। इन विच बेस क्वांटिटी लेंथ, बेस क्वांटिटी लेंथ है ना, आर, या ऐसे लिख सकते हैं, पावर ऑफ बेस क्वांटिटी, ठीक है ना, इन विच पावर ऑफ बेस क्वांटिटी इज 2, ठीक, इन विच पावर ऑफ बेस क्वांटिटी लेंथ ठीक, पावर ऑफ बेस क्वांटिटी लेंथ इज 2, जिसमें कि पावर ऑफ बेस क्वांटिटी लेंथ की कितनी है, 2, यानी बेस क्वांटिटी क्या इसमें लेंथ है और उसकी पावर क्या है, 2 है। ये कैसे पता चला आपको, आप एरिया इक्वल लेंथ इनटू बिट्स पढ़ के बता पाते नहीं, आपको कौन सी तीसरी चीज बता रही है कि उसमें जो बेस क्वांटिटी है और उसकी पावर भी कुछ है, ये कौन सी चीज बता रही है, तो हम कहेंगे ये डायमेंशंस बताती है। ठीक, इसी तरीके से देखिए, आप एक वॉल्यूम अगर आप पढ़ेंगे, एक फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम, बात को समझिएगा, वॉल्यूम, तो आप लिखेंगे इसमें L लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, यही होती है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। ठीक, तो इसके लिए यानी सब में तो आप लेंथ ही मेजर करेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंपली आप लिख देंगे L क्यूब, यानी इस वॉल्यूम में एक जो है बेस क्वांटिटी है और वही बार बार मल्टीप्लाई हुई है। ठीक, इसका मतलब यही हुआ। तो बहुत सटीक डिफिनेशन उन्होंने दे रखी है डायमेंशंस की, कि डायमेंशंस आर द पावर, डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस आर द पावर, ठीक, टू विच द बेस क्वांटिटी आर राइज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। ठीक, ये हो गया। अब इसी तरीके से मेरे ख्याल से आप इसमें समझ गए होंगे, बार बार पेज नंबर 31 पे उस डिफिनेशन को पढ़िएगा, बार बार इन एग्जांपल्स को देखिएगा, आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी कहती है कि आप हमको पढ़िए, हम आपको पढ़ा देंगे, बात को समझिए।
जो और लोग जो हैं पढ़ाने वाले या पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं, बहुत अच्छे सवाल भी लग जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि एनसीईआरटी बच्चों के लिए बनाई गई, टीचर के लिए थोड़ी बनाई गई। बच्चे 11th में 12th में जो पढ़ते हैं वो उन्हीं के लिए बनाई गई, तो उनको समझ में आती है, टीचर्स को नहीं समझ में आती, टीचर्स को बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि टीचर्स के लिए बनाई नहीं गई। उस पर साफ लिखा हुआ है क्लास 11th एंड 12th। क्लास 11th और 12th में कौन पढ़ता है, टीचर या बच्चे? बच्चे। तो यानी क्लास 11th और 12th में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं के लिए यह है किताब। बात समझ में आ रही? तो आप ये उम्मीद न रखिए कि टीचर आपको बताएगा। एनसीईआरटी सिर्फ ये कहती है कि आप हमको पढ़ना तो शुरू करिए, अगले 2-3 चैप्टर तक आप स्वतः समझ जाएंगे सारी चीजें कि क्या क्या कैसे हो रही है। बस कुछ बेसिक्स डिफिनीशंस आपको आनी चाहिए, ठीक? और वो खुद एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखे रहते हैं सारी बातों को, है ना? ठीक, तो आगे चलते हैं। एक फार्मूला है डेंसिटी। डेंसिटी जिसको डी से रिप्रेजेंट किया जाए अगर, तो आप कहेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक? ये एम फॉर मास होता है, वी फॉर वॉल्यूम, ठीक ना? जहां पे ये क्या है, मास है, और ये क्या है, वॉल्यूम है, ठीक? बात समझ आ रही? तो मास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, जो एक मास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, और इस बेस क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो m है, और जिसकी पावर 1 है, और वॉल्यूम जो कि अभी हमने देखा कि यहाँ वॉल्यूम का जो बेस क्वांटिटी लेंथ होती है और उसकी पावर 3 होती है, ठीक? तो इसकी डायमेंशंस बन जाती है वॉल्यूम की L3। तो यहाँ ये ml3, तो इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो क्या लिख देंगे, m, उसका देखिए L ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। आपको ये तो हमने सिखा रखा है, आपको ये बातें हमने सिखा रखी हैं। जब आप, है ना, हमें देखिए प्रॉब्लम हमारे साथ यही कि वो लिंक हम नहीं डाल पाते। जब हम आपको ये सब पढ़ा रहे थे कैसे फ्रैक्शन में, है ना, तो ये सब सारी चीजें हमने सिखा रखी थी कि कैसे नीचे से ऊपर जाता है। शॉर्ट्स में बहुत सारी चीजें हमने बता रखी, तो बेसिक मैथ भी वहां से जाकर देख लीजिए, ठीक? इस तरीके से ये हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आपसे पूछा जाए स्पीड का बताइए, एक्सीलरेशन का बताइए, तो अब आप फटाफट, मेरे ख्याल से आप एकदम बस आपको फॉर्मूले याद रहे तो आप डायमेंशंस बना लेंगे। कैसे? स्पीड का तो क्या कहेंगे, कहेंगे वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको पता है तो डिस्टेंस लेंथ में ही तो मेजर करेगी। किस बेस क्वांटिटी से मेजर करी जाएगी, लेंथ से। किस बेस क्वांटिटी से मेजर करी जाएगी, लेंथ से। और टाइम किस बेस क्वांटिटी से, टी से। टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा इन दोनों को, इसको लेंथ से, इसको टी से। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, LT-1। एकदम सटीक डिफिनेशंस पे चलिए, आगे बता रहे हैं। ठीक इसी तरह से कह रहे हैं एक्सेलरेशन बता दो हमको, तो एक्सेलरेशन आप जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या सीधे सीधे स्पीड अपॉन, स्पीड ना कहिए वेलोसिटी कह लीजिए, ठीक? आप स्पीड ना कहिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम कह लीजिए। चूंकि स्पीड में डायरेक्शन अगर ऐड हो जाती है तो वेलोसिटी बन जाता है, बस इतनी सी बात होती है। डायरेक्शन मींस यानी स्पीड की डायरेक्शन अगर पता चल जाए तो हम कह देते हैं कि वेलोसिटी हो जाती है, बस इतनी सी बात। तो ये देखिए LT-1 है वेलोसिटी का, अभी निकाल के आए, यानी स्पीड या इसी को कह लीजिए वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है ना? फार्मूले के टाइप में, मतलब यहाँ डायमेंशंस के टर्म में, डायमेंशंस के टर्म में। हालांकि दोनों बातें अलग है, स्पीड अलग हो सकती है और वेलोसिटी अलग हो सकती है। अगर वन डायमेंशन मोशन है तो आप जो स्पीड होगी वही जैसे वन डायमेंशन मोशन समझते, यानी एक यहां से यहां, जो अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन, उसमें स्पीड का भी जिक्र होगा और वेलोसिटी का भी जिक्र होगा, ठीक? तो यहां से यहां अगर कोई बॉडी पहुंच गई, जैसे कार है या कोई साइकिल या कोई पार्टिकल है, ये यहां से यहां पहुंच गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक? इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, तो हमसे कहा जा रहा है कि ये टी टाइम में पहुंचा और ये जो डिस्टेंस है वो है ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी। तो बताइए उसकी स्पीड, तो आप एवरेज स्पीड लिखते थे, ठीक? जिसमें एवरेज शब्द बार बार इस्तेमाल कहीं किया भी जाता है, कहीं नहीं भी किया जाता है, कहीं कहीं फार्मूले में बता दिया जाएगा स्पीड है, तो सिंपली आप ये कह देते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी हो गई, ए बी अपॉन टाइम। अब अगर आपसे कहा जाए वेलोसिटी कितनी है, तो आपको ये पता हो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको गिवन है, यानी ए से बी, तो आप इस केस में आप वेलोसिटी भी क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन टाइम। बात समझ में आए? यानी अगर इसमें वेक्टर का काम ना हो तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों बातें एक हैं। अगर वेक्टर का काम आ जाए, वेक्टर जानते हैं, अगले चैप्टर में हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम कह देंगे उस समय वेलोसिटी। तब आपको यहां पर एक वेक्टर आ जाता है इस तरीके से डिनोट करने के लिए, जिसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड
और इसका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो जाती है। बात समझ में आ गई? क्योंकि टाइम तो सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर आप ये कहा जाए आपसे स्पीड है ये, चूंकि ये स्पीड ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा, ठीक ना, आगे चल के ये डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और स्पीड का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो आप इसको और इसको, इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो सेम आएगा। बात समझ में आ रही? तो हम अगले चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे, तो आप कंफ्यूज ना होइए इस बात को कि वेलोसिटी और स्पीड की जो डायमेंशंस लिख दिया सर ने वो कैसे लिख दिया, ठीक। तो इसी बेसिस पर हम लिख देंगे इसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब आप एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो आप कह देंगे LT, चूंकि -1 आया। बहुत बेसिक चीजें हैं ये, जनरली सबको आती ही होंगी, हम ये मानकर चल रहे हैं। और नहीं आती हैं तो हम लोग सीख लें, इसमें क्या हर्ज है भाई। जो चीजें नहीं आती वो सीख लेंगे और जो आती है उसको रिवाइज कर लेंगे, यही तो है तरीका पढ़ने का, ठीक। तो यहां हो जाएगा LT -2। वेरी गुड, ये बातें हो गई, ठीक। तो आप समझ रहे हैं धीरे धीरे कि हम लोग क्या सीखना चाह रहे हैं। हम लोग इसका मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो डिराइव्ड है, 7 फिजिकल क्वांटिटी, 7 तो बेस है और उन्हीं से सब डिराइव हुई हैं। 7 बेस क्वांटिटी है और उन्हीं से सब डिराइव हुई हैं। तो यानी क्या सभी फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी, यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दैट मींस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्या उनकी सभी की डायमेंशंस लिख सकते हैं? तो कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इतने को नोट करिए और आगे चलते हैं अभी और देखते हैं क्या मजा है इसमें। तो एक्सेलरेशन तक हमने सारी बातें कर ली। अब आपसे कहा जाए फोर्स की, ठीक, जैसा कि एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ फोर्स, वर्क, मोमेंटम, ठीक। ये इन तीनों की डायमेंशंस आप बताइए, ठीक। तो इन तीनों की डायमेंशंस कैसे निकालेंगे? जैसे आपसे कहा जाए फोर्स है और एक एग्जांपल दिया हुआ है क्या, वर्क, या यूं कह लें एनर्जी भी साथ में। वर्क और एनर्जी ये बाद में हम समझेंगे कि वर्क और एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें हैं, पहले हम उनकी डायमेंशंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, मोमेंटम आपसे कह दिया गया, ये भी हम समझेंगे बाद में। मोमेंटम क्या चीज होती है, फिलहाल अगर आप इतना बेसिक सा जानते हो फोर्स क्या होता है तो आप कहेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन। सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज करते हैं इसके लिए, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक। इसके लिए m डिनोट कर लेते हैं, इसके लिए a डिनोट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो अब बताइए इसका जो बेस क्वांटिटी है और उसकी जो डायमेंशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, m। एक्सेलरेशन, चूंकि अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, LT -2। याद रखिएगा कितनी होती है, LT -2। वेलोसिटी की LT -1, वेलोसिटी LT -1, LT -1, ऐसे LT -2, वेलोसिटी की वेलोसिटी LT -1, वेलोसिटी LT -1, वेलोसिटी LT -1। आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए कि सवालों में टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर सवालों में टाइम लग रहा है इसका मतलब आप बहुत ज्यादा बेसिक्स क्लियर नहीं कर पाए हैं, इसलिए, है ना। और एक्सेलरेशन की LT -2, एक्सेलरेशन LT -2, एक्सेलरेशन LT -2, एक्सेलरेशन LT -2। अभी तक तो यही सीखा, बात समझ में आ रही? तो आगे चलते हैं, क्योंकि अब जो चीजें शुरू हो रही हैं वो आप नीट के लेवल पे जाएंगे धीरे धीरे बेसिक से। तो इसका क्या बन जाएगा अब यहाँ पे फॉर्मूला फाइनल, MLT -2। वेरी गुड, बोलिए यस सर। यानी फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, MLT -2, MLT -2, -2 मतलब पावर -2, ठीक। MLT -2, MLT -2, MLT -2, फोर्स MLT -2, फोर्स MLT -2, फोर्स MLT -2। कुछ बेसिक्स डायमेंशन आपको हमेशा याद होनी चाहिए, वो न निकालना पड़े। जैसे फोर्स बोल दिया गया, इसका मतलब MLT -2। अब कोई भी फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो मैग्नेटिक हो, अब कम से कम उनकी डायमेंशंस तो हमें पता है, तो उनमें कुछ कांस्टेंट दिए जाएंगे और आपसे ये कहा जाएगा कि इनकी डायमेंशंस निकाल के लाइए, और साथ में कुछ बेस क्वांटिटी भी होंगी, ठीक। तो कम से कम अगर ये हमें पता रहे तुरंत तो हम वहां निकालेंगे थोड़ी, क्योंकि इसको एक बार मास इनटू एक्सेलरेशन से निकाला गया, क्या मतलब बनेगा, मतलब लेंथी सवालों को करना होता है कि आप सवालों को बढ़ा रहे हैं बेवजह। वर्क देखिए, वर्क जब आप कहेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो पढ़ते हैं, यानी फोर्स इनटू अगर हम कह दें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो आप फोर्स के देखिए क्या हो जाएगा, अभी रट के आ रहे हैं कि MLT -2 होता है। वेरी गुड, MLT -2, MLT -2, फोर्स MLT -2, फोर्स MLT -2, फोर्स MLT -2। अब आ जाइए डिस्प्लेसमेंट, कह देंगे कि ये लेंथ, ये किस बेस, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस बेस क्वांटिटी से मेजर करी जाएगी, लेंथ से। किससे, लेंथ से। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L होती है
है ना, बात को समझिएगा, एकदम बहुत बेसिक बता रहे हैं और ये बड़ा जरूरी भी होता है। ठीक, तो अब देखिए क्या है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और दोनों में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम होता है तो जो पावर दी रहती है वो ऐड हो जाती है। ये हम सर्ट्स में पढ़ा चुके हैं, आप देखिएगा लेक्चर खोल के सर्ट्स का, तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आती हैं तो और अच्छी बात। ये डायमेंशन वर्क, पावर, एनर्जी, यानी वर्क की क्या हो जाएगी, वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन। अभी के लिए फिलहाल ये समझ लेते हैं, वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml2 t-2, ml2 t-2, और फोर्स की mlt-2। इसमें सिर्फ उधर -2 अब दिखा, इधर एकदम किनारमा, एम में पिछो में माइनस, ए पे 2 है, एल ओ पे 2 है, समझे तो बात की। ml2 t-2, ml2 t-2, ml2 t-2, ml2 t-2, किसकी है ये, भूल मत जाइए पिछवा किसकी है ये भैया, है वर्क की। किसकी है, वर्क की। किसकी है, वर्क और एनर्जी की। किसकी, वर्क और एनर्जी की। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। मोमेंटम, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, कहा जाता है ये m इंटू वी होता है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम हो जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए किस बेस क्वांटिटी, मास है, ये बेस क्वांटिटी है, तो इसकी डायमेंशन m हो जाएगी। वेलोसिटी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, अभी बार बार रटा भी रहेंगे, क्या हो जाएगा, यानी मोमेंटम क्या हो जाएगा, सीधे सीधे पढ़ गया, mlt माइनस 1, क्या हो गया ये, mlt-1। आगे इसी तरह से हमसे बता रहे हैं कि आप अगर ये चीजें सीख गए हैं, बेसिक बातें, तो कुछ चीजें और आप बताइए। जैसे आपको कहा जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बात समझ में आ रही, हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं, आपको बताना है। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, ई और आर एक हो गया हमारा, ऐसे कैसे चलेगा काम। ये जो हाथ की स्पीड है उसको कंट्रोल करना कई बार जो है गड़बड़ हो जाता है। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आई से डिनोट किया जाएगा और फॉर्मूला आता है इसका mr²। आर जहां पे वो रेडियस होती है, ठीक ना, आर जहां पे रेडियस है, एम जहां पे मास है, तो आप इसको डिनोट कर लीजिए, आर रेडियस है और एम रेडियस या डिस्टेंस, आप ये भी कह सकते हैं, रेडियस या डिस्टेंस, रेडियस या डिस्टेंस। ठीक है ना। अब आ जाइए, क्योंकि mr² कहिए ml² कह लीजिए, दोनों चलता है। ये सबसे बेसिक वाला है, ये सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला I = ml²। ठीक है, ये सबसे बेसिक वाला, क्योंकि हर चीज का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकालेंगे तो अलग अलग स्फीयर का अलग, डिस्क का अलग, रिंग का अलग, इस तरीके से आता है। ठीक, तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला हम लेके चल रहे हैं। मान के चलेंगे कि किसी mr² होता किसका है, ठीक, mr² होता किसका है, देख लें एक बार, जरा चेक कर लीजिए, क्योंकि ये देखिए सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं, ये चेक कर लेते हैं किसका होता है जरा, क्योंकि भूल गया है। देखिए स्पष्ट बात है, भूल गया तो भूल गया, याद कर लेंगे फिर से। बार बार यही तो करना होता है, नीट की तैयारी में क्या होता है, बार बार चीजें भूलती हैं और आखिरी तक सब याद करके हमें एग्जाम देने जाना होता है। सिंपल सी बात है ना। तो हम भी कहूं कि आप ये सोच रहे होंगे, हम कहें कि 30 मार्क थोड़ी है, ये सर्कुलर रिंग का है, mr² सर्कुलर रिंग का है। ठीक है, ठीक, mr² किसका है, सर्कुलर रिंग का है। और ये पेज नंबर आप जब पाएंगे किस पे दिया हुआ, तो 165 पे, 165 पे। ठीक, जब मैं आप रोटेशनल डायनेमिक्स यानी वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन पढ़ेंगे, उसमें जाकर ये चीजें मिलेंगी। तो इसको आप याद रखिए, mr²। ठीक, क्या याद रखेंगे, mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब आप कह रहा है कि खैर ये तो बातें हो गई, ठीक है, याद नहीं था, याद आ गया, याद करना भी पड़ता है ना। तो ये हो जाएगा मास। अब आगे बात आ गई बड़ी सिंपल सी, ये रिंग का है, ठीक ना, फिलहाल अब तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये रिंग का है, अलग अलग चीजों का अलग अलग आता है। खैर, अब आपको इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ये दिया हुआ है mr², उसका अब हमको डायमेंशंस चाहिए। क्या चाहिए, डायमेंशंस। तो आप क्या लिखेंगे, इसका m, इसके लिए m, चूंकि जो ये रेडियस या डिस्टेंस है वो किस बेस फिजिकल यानी किस बेस क्वांटिटी से मेजर करी जाएगी, लेंथ से। चूंकि ये लेंथ के टर्म में आएगी तो क्या हो जाएगा, ml2। बात समझ में आ रही, ml2 या ml²। इस तरीके से आगे चलते हैं। इसी तरीके से आपको दिया जा रहा है यहां पर टॉर्क,
कह रहा टॉर्क का बताइए। टॉर्क, टॉर्क जानते हैं ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आ रही? टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, बेसिक नॉलेज अगर है आपको, आप सवाल बिल्कुल नहीं परेशान करेंगे, एकदम 100% गारंटी। जब नॉलेज बेसिक्स वाले नहीं होते हैं और सीधा आप अटैक करते हैं बड़े सवालों पे, तो आपको परेशानी का सामना करना है, जो कि तय है। ठीक, आ जाइए। फोर्स अभी रटाए हैं, एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्टेंस, कहेंगे एल, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एम एल टू टी माइनस टू। सिंपल। क्या ये टॉर्क और ये जो एनर्जी है वो सेम नहीं है? इनके डायमेंशंस फॉर्मूले सेम नहीं है? ये दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन इनके डायमेंशंस फॉर्मूले सेम नहीं है? हैं, बिल्कुल। अब गौर करिएगा, अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, बात को समझिए जरा सा। क्या, देखिए, अगर आप ये देख पा रहे हैं, ठीक, बड़े ध्यान से, कहां गया मार्कर, हाँ नीला वाला आ गया, वेरी गुड। ये देखिए, ये और ये आपको गिवन है, ये दो बातें। क्या ये इनके और इनके डायमेंशंस फॉर्मूले सेम है? बिल्कुल सेम, सेम है। इसका ये मतलब हुआ, जब आप टॉर्क पढ़ेंगे और जब आप एनर्जी पढ़ेंगे, जब आप टॉर्क पढ़ेंगे, जब आप एनर्जी पढ़ेंगे, तो उसमें जो बेस क्वांटिटी यूज हुई है पढ़ने में, वो दोनों में सेम है। बात इसकी है, इतनी सी बात है बस। डायमेंशन से यही तो बता रहा है, यही तो सिखाने का प्रयास कर रहा है कि जब आप टॉर्क, देखिए भले ही नाम अलग रखिए, आप जो मन चाहे सो कहिए, लेकिन जब आप उनकी बेस क्वांटिटी पे नजर डालेंगे तो आप पता पाए, आपको ये पता चलेगा कि बेस क्वांटिटी इसमें एक टाइम मास एक बेस क्वांटिटी इसमें कितनी बार है, 1 बार है। इसमें L के पावर 2 बार है, देखिए L के पावर 2, L के पावर 2। इसमें टाइम T-2 है, इसमें भी टाइम T-2। इसका यह मतलब हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशंस फार्मूले होते हैं, या डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये ज्ञात कराती हैं या ये बताती हैं कि इस फार्मूले में जो बेस क्वांटिटी है वो कैसे यूज हुई, उनकी पावर क्या है उसमें। बात समझ आ रही? यानी इसमें भी लेंथ 2 बार यूज हुई, मतलब 2 टाइम्स नहीं, L इंटू L, इसमें 1/T इंटू 1/T, इसमें 1/T इंटू 1/T। बात समझ में आ रही? तो इसका यह मतलब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें बेस क्वांटिटी सेम हो सकती हैं, उनके नाम चाहे जो भी हो। यह डायमेंशन से हमें पता चलता है, इसीलिए डायमेंशंस का पढ़ना जरूरी भी होता है। ठीक, आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए यहां तक। आगे चलते हैं, कुछ और एक्सप्रेशन देखते हैं। अब यहां पर देखिए, एक आपको फॉर्मूला दिया हुआ है और उससे क्या पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होगी। क्या दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट कर लेते हैं। और ये होता क्या है एंगुलर वेलोसिटी, आप समझ पाए, अगर सर्कुलर मोशन का थोड़ा भी बहुत आइडिया हो तो आप ये समझ पाएंगे कि जो डिस्टेंस यहां से मेजर करी जाती है, ये वाली है ना, इसको किससे डिनोट करते, थीटा से, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, टी। तो जैसे सिंपल जो स्पीड होती थी, आप उसमें कहते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें भी इसी तरह से एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या लिख देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट मींस थीटा अपॉन टी। बात समझ में आ रही, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो जितने भी एंगल होते हैं उनकी डायमेंशंस 0 होती है, उनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। इसलिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशंस बनेगी वो क्या हो जाएगी, चूंकि 1/, इसकी 0 है तो कोई मतलब है नहीं, खत्म, यानी 1, किसी के पावर 0 मतलब 1, और यहां क्या हो जाएगा t, इसलिए क्या हो जाएगी डायमेंशंस T-1। सिंपल। अगर आपसे कहा जाए फ्रीक्वेंसी, ठीक इसी तरह से फ्रीक्वेंसी अगर आपसे कहा जाए कि बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर आएगा ना फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू या एफ से भी डिनोट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को। ठीक, पता है क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है इसका, यानी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन किसी भी चीज का,
भैया ये स्पेलिंग देख लीजिएगा जरा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड यानी पर टाइम, टाइम कह लीजिए या सेकेंड कह लीजिए, ठीक, पर टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। जरा सा हम स्पेलिंग चेक कर लें, हमारे हाथ से स्पेलिंग बहुत गलत होती है, इसको हम सुधारने के प्रयास में हैं, ठीक। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ये होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक। एक बार देख लीजिएगा जरा, यहां है नहीं लिखा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, यहां से सिंपली ये इधर इधर इधर, यानी पर टाइम में, जैसे एक टाइम में या एक मिनट में कितने ऑसिलेशन, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन, यानी ये बॉब इधर से इधर गया और यानी यहां से इधर, इधर से इधर, जब ये यहां गया फिर एक बार यहां आया फिर एक बार यहां, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। तो एक सेकंड में या एक यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन करेगा वो हो जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब नंबर्स हैं ये, तो 10 20 15 यानी पर टाइम क्या जाएगा, एक मिनट में जो है, एक मिनट में 100 ऑसिलेशन। 100 क्या है, नंबर है, और नंबर की डायमेंशन 0। बात याद रखिएगा, जो नंबर की डायमेंशन होती है वो क्या होती है, 0। आप यहां इसको डिनोट कर सकते हैं, जो एंगल होता है इसकी डायमेंशन 0, और इसी तरह से जो नंबर्स होते हैं इनकी डायमेंशन 0 और अपान ये हो जाएगा टाइम, ठीक, टाइम इसकी डायमेंशन ये हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा t-1। तो क्या एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम चीज है, कहेंगे नहीं, ये दोनों फिजिकल जो फॉर्मूले अलग हैं, दोनों बातें अलग हैं, लेकिन उनके डायमेंशंस में यूज इनको मेजर करने में और इसको मेजर करने में जो सबसे कॉमन बेस क्वांटिटी यूज हुई है वो है टाइम, और बाद में यहाँ एंगल मेजर किया गया है, यहाँ नंबर मेजर किया गया है, बस ये बात है। यहाँ किसका नंबर की मेजर किया गया, ऑसिलेशन का, और यहाँ क्या मेजर किया, वो एंगल जो यहां से यहां गया, ये मेजर किया गया था। इसका ये भी मतलब हुआ कि क्या हर फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला जो कुछ होता है वो ये बताना चाह रहा है कि क्या, यानी इसका मतलब आखिरी में एक बात अभी लिखेंगे एनसीईआरटी वाले बड़े साफ तौर पर, यानी ये और ये सेम है, तो इसका ये मतलब हुआ कि क्या इनके फॉर्मूले भी सेम है, कहेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, सिर्फ डायमेंशंस ये बता रही है कि इसमें इस चीज को भी, इस फिजिकल क्वांटिटी को भी जिससे मेजर किया जा रहा है बेस क्वांटिटी से वो है टाइम, इसको भी जिससे मेजर किया जा रहा है वो है टाइम, बाकी जो चीजें हैं वो दूसरे टर्म में आ रही हैं, ठीक। तो यानी डायमेंशनल फार्मूला है ना, जो डायमेंशनल फार्मूला है, अगर वो दो क्वांटिटी का सेम है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि दो वो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन या उनकी जो नॉलेज, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है या आप जिससे डिस्क्राइब कर रहे हैं वो सारी बातें सेम हो जाए। दैट मीन्स मोटा मोटा अगर हम ये कहें कि दो से अधिक या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी के अगर आप डायमेंशनल फार्मूला सेम आ रहा है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों में जो मेजरमेंट्स की बात चल रही है कि किस बेस क्वांटिटी से मेजर किया जाएगा उनको, तो ये डायमेंशंस बताता है। सिर्फ डायमेंशंस का इतना सा काम है। आप डायमेंशन से ये ना अनुमान लगाइएगा कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम, ये भी फिजिकल है रिलेशन, ये भी एक फिजिकल रिलेशन ये जो बता रहा, दोनों सेम नहीं हो सकते भाई। अगर ये यहां से यहां गया, सिर्फ यहां से यहां, क्या हम इसे ऑसिलेशन मान सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब जो कार यहां से वहां गई वो भी एक ऑसिलेशन है, बात समझिएगा। अगर ये कंप्लीट रोटेशन हो जाता यानी एक ऑसिलेशन, ये यहां से यहां, ये क्या है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट, बार बार घूम रहा है तो हम कहेंगे हाँ ऑसिलेशन हो रहा है इसका, ठीक। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको सीखना रहता है, बहुत जरूरी है ये नॉलेज रखना। फिजिक्स देखिए, आप अगर फिजिक्स को आप ये मानकर चल रहे हैं कि फिजिक्स बहुत हाई फाई चीज है तो आप थोड़ा बहुत सही है। फिजिक्स दरअसल हाई फाई बनाई जाती है वो अलग बात है, लेकिन इसको सीखने के कुछ बेसिक्स तरीके होते हैं, वो आना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको बेसिक्स डिफिनेशंस नहीं आती हैं, बेसिक फार्मूले नहीं आते हैं, तो आप जो नीट के सवाल बहुत टफ आ जाते हैं उनको लगाने में थोड़ी कठिनाई होगी। बाकी फिजिक्स एक अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है साइंस की, और जिसमें बहुत कुछ पढ़ना होता है ना। जीरो लेवल से शुरू करते हैं, उसके बाद हाई क्वांटम मैकेनिक्स तक जाते हैं, यानी क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, वो अलग बातें हैं, ठीक। उसमें आप पढ़ेंगे मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में भी दो पार्ट पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स और एक डायनेमिक्स पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद पूरी
अब काइनेमेटिक्स में भी बहुत सारी काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके लोग पढ़ते हैं। हालांकि काइनेमेटिक्स में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मोशन की बात चलेगी, जितने भी टाइप के मोशन हो जाएंगे वो, है ना। जैसे सिंपल आप जब मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन प्लेन, इस तरीके से पढ़ लेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ लेंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, काइनेमेटिक्स हो जाएगी। और जब डायनेमिक्स की बात करेंगे तो फोर्स से रिलेटेड सारी बातें। अब कहीं पर फोर्स को कहा जाएगा इंपल्स है, कहीं पर कहा जाएगा कि ये जो है टॉर्क है, कहीं पर कहा जाएगा कि ये इस तरीके का आपको आवेग, और एक होता संवेग, इंपल्स, और एक होता क्या, मोमेंटम। फोर्स यानी वो भी फोर्स से ही डेराइव हो रहा है। तो इस तरीके से जैसे फोर्स पुल और पुल है, तो मोमेंटम क्या चीज है, फिर सवाल उठेगा ना इस तरीके से। तो ये फिजिक्स में इसी तरीके से बेसिक्स से शुरू करना होता है सारी बातों का, है ना। तो मैकेनिक्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैकेनिक्स किस चीज की, यानी किसी भी चीज की मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं। लिक्विड की मैकेनिक्स पढ़ लीजिए, जिसमें आपको सबसे फेमस जो कि था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना, उत्प्लावन बल, वहां पे भी एक बल काम कर रहा है, फोर्स ही तो है वो भी। बात समझ में आ रही। तो इसका ये मतलब हुआ कि सबसे बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, जो कि एनसीईआरटी में बेसिक से ही शुरू करते हैं सारी बातें। बहुत छोटा सा एग्जांपल, बहुत कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं वो, और उसी से वो चाहते हैं कि आप उन हर चीजों को समझिए जो हाई लेवल तक आपको ले जाएंगे। जब तक हाई लेवल आता तब तक नीट का एग्जाम निकल जाता, उतने में ही, वहां हाई लेवल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नीट में बराबर मतलब ठीक ठाक एवरेज से सवाल आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इस तरीके से आपसे ये कहा जा रहा है, कहां गया मार्कर, अरे तो गिर के 3 टुकड़े में हो गए, 1 सेकंड बस, मिला। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक फार्मूला है, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप अगर 9th में पढ़े हो, थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, तो इसको F से डिनोट करते थे, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ये अलग बात है अभी दोनों में, ये सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये अलग बात है। आपको आप बताना है इसमें जो G है, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, या यूनिवर्सल ग्रेविटी या न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 2 बातों से इसको बताया जाता है। इसको या तो आप यूं कहिए कि ये यूनिवर्सल, ठीक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, या फिर यूं कहिए कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। इतनी बातें समझ में आ रही। तो कहा जा रहा है कि इसकी डायमेंशंस क्या होगी। अब देखिए कितनी सिंपल सी बात है, जी की डायमेंशंस पूछी गई है, तो फोर्स के लिए आप सीधे सीधे लिखिए ना, mLT-2। ये चूंकि मास है, ये मास है, इसकी डायमेंशंस क्या बन जाएगी, m, और इसकी डायमेंशन m, और ये चूंकि r रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। बात समझ रहे, कूलम्ब्स का भी कुछ इसी तरीके का था, है ना। यानी डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2, 2 मास से रखे गए हैं, और दोनों के बीच की डिस्टेंस r, ठीक। तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, एक तो इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरा इनके जो रेडियस, दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, है, डिस्टेंस का स्क्वायर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बताया गया था, है ना, इसके बारे में। और बहुत सारे वैज्ञानिक आए, इसको आगे आगे धीरे धीरे बताते गए। शुरुआत करें तो अगर आपको याद हो तो गैलीलियो, जहां की इसमें बताया जाता है, उससे पहले भी एक साइंटिस्ट थे, है ना, कोपरनिकस शायद उनका नाम है। इस तरीके से फिर गैलीलियो, फिर न्यूटन, ऐसे आते हैं। फिर उसके बाद केपलर भी आएंगे अभी इसी में। तो अलग अलग चीजें हैं, ठीक ना। तो ये बताया गया, आगे चलते हैं, ठीक। अब यहां पर इसी को न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम कूलम्ब फोर्स कहते हैं, यहां पर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक। अच्छा, ये चीजें हो गई, ठीक, ये मास हो गया, ये हो गया। तो हम सीधे सीधे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m², ठीक। इसकी डायमेंशन बन जाएंगे, वेरी गुड। इसकी डायमेंशन आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे, r है, चूंकि r जो कि एक डिस्टेंस होता है, यानी डिस्टेंस चूंकि इनके बीच का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को जिस फिजिकल क्वांटिटी बेस फिजिकल डिस्टेंस को जिस बेस फिजिकल क्वांटिटी से मेजर किया वो होता है लेंथ,
यानी एल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको जी का फॉर्मूला नहीं निकल जाएगा? तुरंत निकल जाएगा। अरे कहाँ निकलेगा, देखिए एक एम से एक एम तो गया और ये एल इधर चला जाएगा, तो जी इज इक्वल टू क्या बनेगा, एम इनवर्स हो जाएगा। देखिए ये नीचे आ जाएगा ना, और ये और कुछ नहीं करना, इसको नीचे ले आइए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ नहीं। अब बाद में इसको ऊपर ले जाएंगे तो एम इनवर्स हो जाएगा एल क्यूब टी माइनस टू। ठीक है ना। ये अगर इसको साफ साफ लिखा जाए खूब अच्छे से और तमीज से एकदम ढंग से, तो ये बन जाएगा क्या, यानी जो जी की डायमेंशनल फार्मूला बना वो बना एम इनवर्स, उसके बाद एल क्यूब टी माइनस टू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, आप इसको नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, इससे सवाल भी बहुत सारे आएंगे, हर सवाल कराएंगे, आप परेशान नहीं होइए, हर सवाल कराएंगे। ये बेसिक लेक्चर है और बहुत बेसिक जानकारी भी है इसमें। तो यानी अब जी की डायमेंशन, ग्रेविटेशनल फोर्स जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखिए मास mlt तो रहेगा ही रहेगा। अब पावर याद करनी होती है, जैसे फोर्स में mlt है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, mlt माइनस टू जाके हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ t पे माइनस टू हो रहा है। अच्छा अब एनर्जी पढ़ रहे हैं तो l पे 2 हो रहा है, t पे माइनस टू हो रहा है। बात को समझिएगा जरा, बात को भी गौर करिएगा। जब इसमें g पे पढ़ रहे हैं तो mlt तो है, लेकिन इस पे -1 है, इस पे 3 है, इस पे -2 है, यानी ये 132 है जिसमें कि किनारे वाले माइनस माइनस, 132 है जिसमें किनारे वाले माइनस माइनस है। हम सारी चीजों को याद कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक, तो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमने आज क्या सीखा, पहले वो हम कंसीडर कर लें, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, फिर एक एग्जांपल नोट करिए जल्दी। चलिए आपसे कहा जा रहा है, इसको रफ्त कर लो सर जी, कहे बवाल मचाए हो। चलिए इतने से काम चल जाएगा, ऊपर वाला रहने दे रहे हैं, ठंड की वजह से मिटने में थोड़ा सा जान ले रहा है? जान मतलब ताकत लग रही है। चलिए आगे चलते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि कूलम फोर्स की बात चल रही है, F इज इक्वल टू यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी दो चार्ज हैं किसी भी नेचर के हों, ठीक, एक है Q1 और एक है Q2 चार्ज। ठीक, नेचर अब बाद में दिखाएगा, नेचर की बात, ठीक है। दो चार्ज हैं Q1 Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो भैया जो कूलाम साहब ने बताया कि ये जो F है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इनकी मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्क्वायर टाइम्स ऑफ, यानी स्क्वायर ऑफ रेडियस के। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इससे ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। तो इसमें जो एप्सिलॉन है इसको बोलते हैं क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी कांस्टेंट। जो एप्सिलॉन है उसको क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर कहीं पर आपसे कहा जाएगा परमिटिविटी कांस्टेंट। इसकी डायमेंशंस क्या होगी, सवाल में यही, एग्जांपल के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। तो हमने बताया था फोर्स चाहे जो भी हो, है ना, तो यहां पे आप लिख सकते हैं mlt-2, जो कि आपको याद भी हमने कराया, यहां पे 1/, ठीक है। अब 4 पाई है, जो नंबर्स होते हैं पाई होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, इनकी जो डायमेंशंस होती है वो 0 होती है। ठीक है, आप इसको लिखना चाहे या ना लिखना चाहे, हम चूंकि डायमेंशनल फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इन चीजों को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लिखेंगे भी तो पावर 0 कर देंगे, इसलिए वो सब मिलके 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं चार्ज। चूंकि चार्ज जब आप पढ़ेंगे Q इज इक्वल टू तो I इंटू टी, करंट इंटू टाइम, है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो बोलते हैं ना, करंट चार्ज। चलिए आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे Q, चूंकि I जो कि करंट है तो इसलिए एम्पियर से, तो एम्पियर के लिए ये भी हो जाता है, और चूंकि ये T है तो ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका AT। आप देखिए इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, AT। अब यहां पर आप क्या लिख देंगे, चूंकि एक बार AT इसके लिए और इंटू AT इसके लिए। हम बहुत बेसिक्स पे हैं, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते तो कर देते, लेकिन हम नहीं करना चाह रहे।
डिस्टेंस का एल स्क्वायर, तो इसको हम मिटा के ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आप बिल्कुल बेसिक बातें समझ जाइए, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक। अब आपको एप्सिलॉन की वैल्यू पूछी गई थी, भैया एप्सिलॉन अब क्या बन जाएगा, देखिए ये टी स्क्वायर है और यहाँ टी है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही। चलिए एप्सिलॉन इधर ले आए, बाकी चीजें नीचे आ जाएंगी, तो डायरेक्ट लिख दें। डायरेक्ट क्यों लिखेंगे सर जी, आप वो करके बताइए पूरा, जैसे एग्जाम में हमको करना होता है, ठीक। और ये बातें हो गई, ये फोर्स की डायमेंशन यहाँ आ गई, ये लेंथ था ये। अब देखिए ये क्या, अब चूंकि ये देखिए एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम इनवर्स, एल और एल क्या हो जाएगा, ये देखिए एल है और ये एल की पावर 2 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा एल क्यूब, ऊपर जाके क्या हो जाएगी एल माइनस क्यूब, है ना, एल माइनस 3, एल टू द पावर माइनस 3, ऐसे बोल लीजिए। अब देखिए अब क्या है आपके पास, केवल और केवल टी है, टी ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी ए को आप लिख देंगे क्या 2 और टी को लिख देंगे 4, भैया ये एप्सिलॉन की कांस्टेंट की। तो इसका मतलब इस तरीके से हम अगर बेस क्वांटिटी के कुछ फार्मूले अगर हमें याद हो डायमेंशंस के, तो हम किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूले यानी डायमेंशनल फार्मूले निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये पहला लेक्चर था हम लोग का, सबसे बेसिक बातें, जिसमें हमने सब कुछ सीखा। अब क्या सीखा हमने ये सीखा कि 7 जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जो 7 बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, उनकी जो डायमेंशंस होती है, फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ की अगर हम डायमेंशन की बात करें तो एल हो जाता है, मास की अगर हम बात करें तो एम हो जाता है, टाइम की अगर हम बात करें तो टी हो जाता है। इतनी बात याद हो गई आपको, लेंथ, मास और टाइम, इनकी बात हो गई, ठीक। और आपने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो थीटा हो जाता, क्या हो जाता भैया, थीटा। करंट की हम बात करें तो कहेंगे एम्पियर हो जाते हैं, इसकी डायमेंशन ये ए, सॉरी एम्पियर नहीं ए, ठीक। इसी तरीके से ये कितनी हो गई, 3 2 5, अभी 2 बची, एक ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी है ना, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, ठीक, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, इसकी जो डायमेंशन होती है वो सीटी हो जाती है। और क्या पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी डायमेंशन हम सिंपल ये लिख देते हैं MOL, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक, ये हो जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको अवोगाड्रो नंबर से, ठीक, ये पढ़ लिया। और क्या हमने सीखा, सबकी डायमेंशन सीखी बहुत सारे, जैसे एरिया, जब हम एरिया की हम बात कर रहे थे तो एल स्क्वायर हो गया था, इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर, वॉल्यूम की एल क्यूब, स्पीड की LT माइनस 1, एक्सीलरेशन की LT माइनस 2, बात समझिएगा, LT माइनस 2, फोर्स की MLT माइनस 2, ठीक, वर्क की वर्क पावर एनर्जी, वर्क और एनर्जी, पावर नहीं, वर्क और एनर्जी की, वर्क और एनर्जी के लिए क्या पढ़ा था हमने, वर्क और एनर्जी के लिए जी का बड़ा भाई, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक। वर्क और एनर्जी के लिए क्या पढ़ा था, यहां एक और 2 लगा दिए थे और कुछ और नहीं किए थे, ठीक, ये पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, टॉर्क, जब हम टॉर्क पढ़ने गए तो आपको पता चला कि इसकी भी डायमेंशन से ही हो जाती है, भले ही दोनों अलग बातें हैं, दोनों की अलग मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग दोनों की अलग है, लेकिन डायमेंशंस में बेस क्वांटिटी सेम है, ठीक, ये पढ़ा था। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा था अभी, ठीक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, तो हमने बताया था उसमें 132 हो जाता है, ये पहला और आखिरी माइनस हो जाता है। जी की हमने पढ़ी, जी के लिए MLT ये लिख के, ये -1, ये -2 और ये 3, ये पढ़ लिया था। मोमेंटम के लिए ML और वहां पे T-1 पढ़ा था, है ना, MLT -1 मोमेंटम, क्योंकि फोर्स अपॉन टाइम हो जाता है, तो भैया फोर्स अपॉन टाइम अगर उसमें फोर्स इंटू टाइम हो जाता है ना, अरे कर ही लेते हैं ना, P इज इक्वल टू, अच्छा मास इंटू वेलोसिटी होता भैया मोमेंटम, इसकी बात करेंगे थे, हाँ MLT -1 हो जाता है, ठीक। क्या दिक्कत है, अगर आपको बेसिक चीजें याद है तो देखिए कहाँ गलत होने के चांस है, बहुत कम है। तो ये फॉर्मूले याद रखेंगे आप। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग मिलेंगे कि इसके कुछ चीजें पढ़ेंगे कि मान लीजिए कितनी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन सेम होती है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट और हब्बल कांस्टेंट, इनकी जो डायमेंशंस होती है, इन सब की डायमेंशन जो है T इनवर्स होती है, ठीक। इसी तरह से वर्क, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट सरफेस एनर्जी, टॉर्क, मोमेंटम ऑफ फोर्स,
मोमेंटम यानी मोमेंटम नहीं, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल, इसकी जो डायमेंशंस होती है वो होती है ml2t-2। ठीक इसी तरीके से यानी इसमें जो सरफेस एनर्जी, एनर्जी की अगर हम बात करें, ठीक कहां गया, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट, हाँ वो तो हो चुका, ठीक है। यानी इसी तरह से हम बात करें अगर यहाँ पे थर्स्ट, फोर्स, वेट, है ना, एनर्जी ग्रेडियंट, इनके डायमेंशन सेम होते, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का यही होने वाला। उसका जितने कांस्टेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कांस्टेंट हो जाएगा आपका क्या, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, यानी स्पीड ऑफ लाइट, लाइट, हाँ स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, परमिटिविटी कांस्टेंट, परमेबिलिटी कांस्टेंट, इन सारे की डायमेंशंस हमें सीखनी होगी, एक जगह नोट कर लेंगे तो इससे और जाके चीजें आसान हो जाएंगी सवालों में। बात समझ रहे हैं? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मेहनत से खूब आराम से पढ़िए, ठीक, धन्यवाद।